दोस्तों इस वीडियो में हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रमेय किसे कहते हैं, और साथ ही हम जानेंगे कि यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग करके हम किस तरह से क्वेश्चंस को हल कर सकते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। यहाँ पर देखो दोस्तों, हमें दिया हुआ है कि यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम या फिर प्रेमिका। ठीक है, तो यूक्लिड कौन है? यूक्लिड एक वैज्ञानिक है जिन्होंने SCF वाले जो क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है, उनको हल करने का एक तरीका निकाला जिसको लिख लिख कर हल किया जाता है, तो उसका उन्होंने नाम रख दिया यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, तो उससे पहले ये प्रमेय जो थी, ये जो प्रमेय थी, ये पहले ही बन चुकी थी। ठीक है, वो जो प्रमेय बनी थी वो क्या थी? हमारे पास A=BQ + R, जहाँ पे क्या होता है, हम A जो होता है उसको डिवाइड करते हैं B से, और Q कोई कोशेंट आता है, मतलब कोई आंसर आता है, और R जो है वो रिमाइंडर मतलब शेषफल बच जाता है। तो ये जो प्रमेय थी ये पहले से ही बनी हुई थी। ठीक है, और इसी प्रमेय का यूज़ करके यूक्लिड ने इसी क्वेश्चन को, ठीक है, यही जो क्वेश्चन थे इनको थोड़ा सा लॉन्ग मेथड में कर दिया, जिसमें इन्होंने इसको थ्योरिकल पार्ट में सॉल्व किया। ठीक है, थ्योरिकल पार्ट में सॉल्व करने के बाद जो उनका जो सॉल्यूशन था उसका नाम इन्होंने रख दिया यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। ठीक है, जहाँ पर ये विभाजन का अर्थ होता है दो पॉजिटिव इंटीजर, मतलब दो धनात्मक पूर्णांक। ठीक है, दो धनात्मक पूर्णांकों को जब हम भाग करते हैं तो उसे विभाजन कहा जाता है। ठीक है, तो दो हमारे पास कोई धनात्मक पूर्णांक होंगे, उसमें से किसी एक से हम किसी दूसरे वाले धनात्मक पूर्णांक को भाग करेंगे, तो वो क्या होता है? वो विभाजन होता है। हमने एक नंबर से दूसरे नंबर को काट दिया। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है, ये धनात्मक जो पूर्णांक होते हैं यहाँ पर उसका विभाजन होता है, इसलिए यहाँ पर विभाजन का प्रयोग किया गया है। ठीक है, विभाजन कैसे होता है? जैसे मान लेते हैं 5 है और 2 है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये धनात्मक पूर्णांक है। धनात्मक का मतलब होता है प्लस में, पूर्णांक का मतलब होता है पूरा अंक। जैसे 1, 2, 3, 4, मतलब ये जो पूर्णांक होते हैं, पूर्णांक का अर्थ होता है कि कोई भी नंबर आधा नहीं होगा। ठीक है, या फिर पॉइंट में नहीं होगा, होगा तो पूरा ही होगा। जैसे 1, 2, 3, 4 और 0 से बड़ा होगा क्योंकि धनात्मक है। ठीक है, जैसे यहाँ पर मैंने आपको बताया 2 और 5, मतलब अगर 5 भी एक धनात्मक पूर्णांक है और 2 भी धनात्मक पूर्णांक है, जब हम 5 को 2 से डिवाइड करेंगे तो उसको हम बोलते हैं विभाजन करना। ठीक है, तो यहाँ पर विभाजन का इसलिए यूज़ किया गया, और एल्गोरिथम का प्रयोग यहाँ पर इसलिए किया गया है कि किसी भी क्वेश्चन को जब हम करते हैं, ठीक है, करने के बाद में अगर हम उसका एक थ्योरिकल पार्ट बनाकर लिख दें, जैसे स्टेप 1 में हमने क्या किया, 5 को 2 से डिवाइड किया और शेषफल ये बचा। फिर स्टेप 2 में हमने क्या किया, यहाँ से हमने इस वाले नंबर को डिवाइड किया, उसके बाद ये बचा। ठीक है, इस चीज़ को हमने क्या किया, यहाँ पर एक थ्योरिकल पार्ट में लिख दिया। ठीक है, वो जो लिखना होता है वो एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम जैसे आपकी जो क्लास 10th का जो 11 चैप्टर है रचनाएं वाला, ठीक है, उसमें क्या होता है, उसमें ऊपर डायग्राम बनाने होते हैं सबसे पहले, फिर उसके बाद हमें रचनाएं जो होती हैं उनके स्टेप्स लिखने पड़ते हैं कि ये हमने किस किस तरह से बनाया है, उसके जितने भी स्टेप्स होते हैं वो हमें सब लिखने पड़ते हैं। तो वो जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होता है, वो उसका एल्गोरिथम होता है। एल्गोरिथम का मतलब होता है लिख लिख कर किसी भी क्वेश्चन के बारे में स्टेप बाय स्टेप बताना। ठीक है, इसलिए इस पूरे सॉल्यूशन को यूक्लिड ने जो नाम दिया वो यूक्लिड के नाम से ही आया है, यूक्लिड की विभाजन एल्गोरिथम। तो दोस्तों आपकी जो बुक में जो यूज़ किया हुआ है यूक्लिड ने, वो किसके ऊपर यूज़ किया है? इसको SCF के ऊपर यूज़ किया हुआ है। ठीक है, तो हमें यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर SCF फाइंड करना है और उस SCF को हमें एल्गोरिथम के रूप में लिखना है। तो SCF को हम और क्या क्या बोलते हैं, जैसे हिंदी में हम इसको बोलते हैं मासा। ठीक है, या फिर हम इसे बोलते हैं महत्तम समापवर्तक। ठीक है, या तो हम इससे बोलते हैं मासा या फिर बोलते हैं महत्तम समापवर्तक, मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जो कि आपने छोटी क्लासेस में निकाला भी होगा। ठीक है, अब मैं आपको बताता हूँ कि इसका प्रयोग, इस यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग आप प्रश्नावली 1.1 के जो क्वेश्चन हैं उनमें कैसे कर सकते हैं। तो दोस्तों मैं यहाँ पर आपके लिए एक सिंपल सा पहले एक एग्जाम्पल लूँगा। ठीक है, न्यूमेरिकल एग्जाम्पल लूँगा, और उसके बाद मैं आपको इस बताऊँगा कि स्टेप बाय स्टेप आपको कैसे क्वेश्चंस को हल करना है। ठीक है, तो यहाँ पे मैं 2 नंबर का एग्जांपल ले लेता हूँ। एक नंबर मान लेते हैं यहाँ पर मैं ले लेता हूँ 13। ठीक है, और एक नंबर जो है वो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ 3। अब हमारे पास अगर कोई 2 नंबर दिए हो, ठीक है, यहाँ पर मैंने छोटे नंबर लिए जिससे आसानी से समझ में आ जाएगा। तो यहाँ पर मान लेते हैं 13 और 3 हमें दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर सबसे पहले हमें देखना होता है कि इसमें से जो ग्रेटर देन नंबर है, मतलब कौन सा बड़ा नंबर है, ये देखना होता है। तो यहाँ पर क्या है, 13 जो है वो बड़ा है और 3 जो है वो छोटा है। इसका मतलब हम यहाँ पर जो पहला स्टेप होगा हमारा वो क्या होगा, 13 ग्रेटर देन। जो बड़ा नंबर होता है उसकी तरफ जो साइन होता है वो इस तरह से बनता है, और जो छोटा नंबर होता है उसकी तरफ जो साइन होता है वो इस तरह से बनता है। तो अब हम क्या करेंगे पहले स्टेप के लिए, ठीक है, पहले स्टेप के लिए, या फिर हम यहाँ लिख सकते हैं चरण
1, ठीक है, मतलब पहला स्टेप। यहाँ 2 नंबर दिए हमें 13 और 3, तो यहाँ पे हम लिखेंगे 13 और 3 में यूक्लिड विभाजन प्रेमिका द्वारा, ठीक है। यहाँ पर इतनी सी हमें लाइन लिखनी है, उसके बाद हम क्या करेंगे, 13 को 3 से भाग करेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ हम यहाँ साइड में कर लेते हैं, 13 को 3 से भाग करेंगे, 3 3 9 और 3 चौक 12, ठीक है। तो ये चौथे नंबर पे जाएगा, 3 चौक 12 आ जाएगा। अब यहाँ पे क्या होगा, 3 में से 2 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 1। तो यहाँ पहले चरण में क्या लिखेंगे, जब हमने 13 को 3 से भाग किया तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 13 बराबर, ठीक है, 3 गुणा 4 प्लस 1, ठीक है, 3 गुणा 4 प्लस 1 आ गया, जिसमें ये जो नीचे वाला जो नंबर है इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं शेषफल, ठीक है। ये होता है शेषफल। जब शेषफल 0 आता है तो ये क्वेश्चन जो होता है वो पूरा हो जाता है। तो अभी क्या है, शेषफल 1 आया है हमारे पास, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर हम लिख देंगे जहाँ, ठीक है, आर क्या है, आर इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, आर जो है वो 0 नहीं आया है, ठीक है। इसका मतलब है कि आर अगर 0 नहीं आया तो ये क्वेश्चन अभी ख़त्म नहीं हुआ है, ठीक है। तो ये होता है पहला स्टेप। अब ये समझ लेते हैं कि ये जो 13 वाला पार्ट है ये इसको हम इस तरह से क्यों लिखते हैं, ठीक है। इस तरह से क्यों लिखते हैं, क्योंकि अगर हम 13 बीच में लिखा हुआ है, अगर हम इसकी गुणा इससे करेंगे और उसमें इसका शेषफल प्लस करेंगे तो वो 13 के बराबर आता है। जैसे 4 तिया 12 प्लस 1 कितना आ गया, 13 आ गया। इसलिए हम इसको ये भी लिख सकते हैं, ये इसी के रूप का है, ठीक है। ये बीच वाली संख्या को हम ए बोलते हैं, बी क्यू मतलब 3 और 4 मतलब 3 और 4 प्लस आर मतलब इसका शेषफल प्लस 1 इसका शेषफल, ठीक है। इसी से ये वाला फॉर्मूला भी बना हुआ है, ठीक है। और इसमें एक चीज़ और होती है, जो आर की वैल्यू होती है, ठीक है, आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है। क्योंकि आपको पता है आर क्या है, आर है इसका रिमाइंडर, ये 0 भी हो सकता है और 0 से बड़ा भी होता है, लेकिन 0 से कम नहीं होता। इसलिए यहाँ पर ये वाला साइन लगता है कि आर का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या फिर 0 के बराबर होता है, और बी से छोटा होता है। बी क्या होता है, जिससे हम भाग करते हैं, ठीक है। तो जैसे यहाँ पर भी आया, यहाँ क्या है 1, ठीक है, शेषफल जो है वो इस बी से छोटा है। तो पहला स्टेप हो गया ये वाला, ठीक है। इसके बाद क्या करेंगे हम, इसके बाद हम इसको आगे बढ़ाएंगे क्वेश्चन को, ठीक है। और यहाँ पे हम लिखेंगे 1 और ये 3 जो है ये आगे आ जाएगा, ठीक है। तो ये 3 यहाँ आ जाएगा, ठीक। अब 1 की टेबल में 3 कौन से नंबर पे आता है, 1 के पहाड़े में 3 जो है वो तीसरे नंबर पे आता है, ठीक है। 1 3 ज़ा 3, तो यहाँ पे आ जाएगा 3 और यहाँ पे 3 आ जाएगा, और ये रिमाइंडर यहाँ पे अब क्या बचेगा, 3 में से 3 माइनस किया तो हमारे पास बच गया 0। तो अब हमारे पास रिमाइंडर क्या आ गया, वो 0 आ गया, ठीक है। तो रिमाइंडर मतलब शेषफल। तो इसका जो दूसरा चरण होगा उसमें हम क्या लिखेंगे, ठीक है, चरण 2। तो दोस्तों यहाँ पे जो रिमाइंडर आया है वो कितना आया, यहाँ पे 1 आया, 0 नहीं आया। हमारा क्या होना चाहिए, 0 आना चाहिए, ठीक। तो यहाँ पे हम लिख देंगे r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, मतलब r जो है वो 0 के बराबर नहीं आया है, इसलिए यूक्लिड विभाजन प्रमेय का पुनः प्रयोग करने पर, ठीक है, प्रयोग करने पर। तो यहाँ पर हमें क्या करना है, जब तक हमारा रिमाइंडर 0 नहीं आएगा, ये तो हमारा क्वेश्चन यहाँ से लेकर यहाँ तक ही खत्म हो गया, ठीक है। अगर मान लेते हैं कि यहाँ पे कोई ऐसी संख्या आती जिससे हमने अगर इसको डिवाइड करते और करने के बाद में यहाँ पर ऐसी संख्या आती कि इसमें से माइनस करके यहाँ पर 0 ना आके कुछ और आ रहा होता, तो ये क्वेश्चन थोड़ा सा और आगे बढ़ जाता है, ठीक है। तो इसका मतलब वहाँ पे भी हम क्या लिखते हैं, जो भी हमारे यहाँ पे रिमाइंडर आता हम यहाँ पे लिखते कि r इज़ नॉट इक्वल्स टू 0, फिर एक स्टेप और बढ़ जाता है, ठीक है। जैसे ही 0 आएगा वहाँ पे क्वेश्चन खत्म हो जाएगा। तो यहाँ पे भी हम सेम चीज़ लिखेंगे। इस वक्त हमारा पहले वाला पार्ट ये था, तो हमने क्या लिखा था, 13 बराबर 3 गुणा 4 प्लस 1। अब हमारा कौन सा वाला पार्ट है, अब हमारा इतना पार्ट है, तो हम क्या लिखेंगे, 3 बराबर 1 गुणा 3 बट्टा 0, ठीक है। क्या लिखेंगे यहाँ पर, 3 बराबर 1 गुणा 3 प्लस 0। तो जैसे ही हमारे यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ गया, 0 आ गया, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे कि जहाँ r इक्वल्स टू 0 है, ठीक है। r अगर 0 आ गया तो ये जो इसका भाजक होगा जिससे हमने इसको डिवाइड किया होगा और ये 0 आया होगा, वो जो भाजक होगा ये 1, वो क्या होगा, इसका आंसर होगा। चूँकि r बराबर 0 है, इसलिए
इसका HCF बराबर 1 होगा। तो दोस्तों ये मैंने एक एग्जांपल दिया था कि इस तरह से आप क्वेश्चंस को कर सकते हैं। जो भी हमारा भाग होगा उसको हम एक एक करके यहाँ लिखेंगे, और जब हमारा जो शेषफल है जब वो 0 आ जाएगा तब हम उस क्वेश्चन को रोक देंगे, बाकी ये क्वेश्चन कंटिन्यू चलता रहेगा। ठीक है, अब इसका जो दोस्तों मेन रूप होता है इस क्वेश्चन का, वो क्या होता है, वो ये वाला रूप होता है। ठीक है, जहाँ पर r का जो मान होता है वो 0 से बड़ा होता है या 0 के बराबर होता है और b से छोटा होता है।